गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, दिस इज़ मी आमिर हाशिम, साइकोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं शो लेकर ज़ेन ठीक तो सब ठीक। जैसा कि हर मंगल के रोज़ आपकी खिदमत में ये शो लेकर आते हैं और डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। इसी तरह आज हम एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो कि हमेशा से देखा गया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, और लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। हम परसेप्शन ले लेते हैं कि ये बंदा इस तरह से सोचता है, ये बंदा इस तरह बात करता है, और इस आदमी का ये इशू है, अगर ये गुस्से में बात करता है तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक है, अगर बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला है तो हम कहते हैं बहुत काइंड एंड लविंग पर्सनैलिटी का मालिक है। अगर किसी में पर्सनैलिटी का कोई और इशू नज़र आता है, मतलब कि अगर आप किसी के बात करने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़, चाल चलन, मेल जोल का अंदाज़, उन चीज़ों को सबको कंबाइन करके आप उसको एक सांचे में डाल देते हैं और उसको एक पर्सनैलिटी करार दे देते हैं, और उस पर्सनैलिटी को आप फिर जनरलाइज करते रहते हैं और फिर ओवर जनरलाइज भी कभी कभी कर देते हैं कि ये पर्सन उससे भी रिलेट करता है, जैसी इसकी पर्सनैलिटी है, इसकी फैमिली के लोगों की भी इस तरह की पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सनैलिटी का जो इशू है, हम तो जनरलाइज कर देते हैं कि ये बंदे की ये पर्सनैलिटी और ये इन चीज़ों का अमल है, लेकिन इसमें आगे चलकर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं कि उसमें ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेना, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाना, बहुत ज़्यादा सदके खैरात करना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स में जाना शुरू हो जाता है। तो फिर उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। कभी कभी ब्लेमिंग का एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि हमेशा किसी दूसरे को ब्लेम करते रहना, किसी दूसरे पर बात लगाते रहना कि उसकी वजह से ये मसला हुआ है, उसके कहने पर मैंने इस तरह किया। तो ये पर्सनैलिटी के डिफरेंट इश्यूज़ हैं। इनकी रहनुमाई जो हम लेंगे वो डॉक्टर हुमा से लेंगे, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और आज भी हमने उनको दावत दी अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर हुमा, जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा भी डिटेल में बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप किसी चीज़ को, उसकी आदत को, उसके रवैयों को, उसका बिहेवियर को देखकर उसको एक जनरलाइज एक सांचे में ढाल देते हैं और फिर कहते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी इस तरह की। ये तो हम मान गए कि हम पर्सनैलिटी समझ जाते हैं कि करैक्टर से उसके, लेकिन इसका डिसऑर्डर क्या होता है? ये दोनों में कोई मसला है या कोई चेंज है दरमियान में कि डिसऑर्डर कुछ और होता है और पर्सनैलिटी कुछ और होती है? इसके बारे में वजाहत। पर्सनालिटी आपने अच्छा खासा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पर्सनालिटी उस बंदे के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इसमें 3 मेन एरियाज़ होते हैं। जैसे वो सोचता क्या है, सोचता थिंकिंग पैटर्न उसका, उसकी फीलिंग्स, वो महसूस किस तरह करता है चीज़ों को, और उसका बिहेवियर, वो रिएक्ट किस तरह करता है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, वो हमने बात करते हैं अक्सर कि ये तो सोचता ही नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक थॉट्स होती हैं इसकी। कुछ होते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स होती हैं, वो बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत बुरा भी हो रहा हो तो उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेते हैं। तो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक हर बंदे के डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। फिर फीलिंग्स किस तरह होती हैं, किसी भी सिचुएशन में इमोशनल आउटबर्स्ट कैसा होता है, फील क्या करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका बिहेवियर कैसे होता है, वो रिएक्ट कैसे करता है। तो ये सब तीनों एरियाज अगर मिलते हैं तो एक बंदे की पर्सनालिटी सामने आती है। मेरे ख्याल से ये जो थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर आपने बताया, ये एक लाइन वाइज सीरीज में नहीं आते? एग्जैक्टली, पहले सोचना, फिर उसका फीलिंग क्या है, तो ये तो फिर इंटरलिंक हुए ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और अब जो है इसमें ये जो पर्सनालिटी है इन 3 एरियाज़ पे ही मुश्तमिल होती है एक बंदे की पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर इन 3 एरियाज़ में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे कब? जब किसी इंसान को अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपने थिंकिंग पैटर्न की वजह से, या अपने बिहेवियर की वजह से, या अपने इमोशंस, फीलिंग्स की वजह से रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप्स में मुश्किलात का सामना हो, वो रिलेशनशिप कायम ना रख सकता हो, या इनिशिएट ना कर सकता हो, फ्रेंड्स बना ना सकता हो, या फ्रेंड्स कायम ना रख सकता हो, आसपास के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसके इशू चलते हों अपने थिंकिंग पैटर्न की वजह से, या अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की वजह से, उसको अपने काम पे डिफ़िकल्टीज हो रही हूँ, वो अगेन अपनी पर्सनालिटी की वजह से। पर्सनालिटी में वही 3 एरियाज आ गए, ठीक है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर वो अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है,
सेल्फ हार्म कर रहा है, कट्स मार रहा है, कुछ सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर्स हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्से में इजहार उसका इस तरह करता है कि चीज़ें तोड़ देता है या अपना सर दीवार में मारना शुरू कर देता है, इसी तरह या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी और को चीज़ें उठा के मार दी गुस्से में और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, इमोशनली उसको हर्ट किया। तो अपने थिंकिंग पैटर्न, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस की वजह से आपको इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी का सामना हो। क्या एरियाज़ हैं? रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ठीक है, और दूसरा वर्क एरिया में, काम में, फिर हार्म टू सेल्फ या हार्म टू अदर से, ठीक है। पर्सनालिटी की वजह से इन एरियाज में डिफिकल्टी का सामना है तो तब उसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, ये जो आपने सेल्फ हार्म के बारे में बात की कि अपने आप को अजियत देना, ये कौन सा एक पर्सनालिटी का इशू आप इसको कंसीडर करेंगे, या ये कौन सी ऐसी पर्सनालिटी उस बंदे की ख़राब है कि वो अपनी ही ज़ात को इज़ा देने पे मजबूर हो जाता है? इसमें सेल्फ एस्टीम का कहीं, हाँ जी, सेल्फ एस्टीम भी इसमें आती है। ये लोग अपने आप को, क्योंकि इन्होंने अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी तकलीफ़ निकालनी होती है, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा के, अपने आप को कट्स मार के, पेंस चबो के या किसी भी तरह अपने आप को नुकसान पहुंचा के उस एंग्जाइटी को रिलीव करते हैं, उस गुस्से को कम करते हैं जो उनके अंदर चल रही होती है, उस थॉट प्रोसेस जो चल रहा होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी बात पे गुस्सा आया होता है, किसी बात पे उनका इमोशनल एलिमेंट बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो उस चीज़ को रिलीव करते हैं इस तरह के बिहेवियर से। मैंने एक पेशेंट से जब डिस्कशन हो रही थी कि जी आप सेल्फ हार्म क्यों करते हैं, तो उसने मुझे जब बताया कि सर जो तकलीफ़ मुझे जहन में, जैसे कि आपने अभी बात की, मुझे उससे समझ आई कि वो जो जहन में मेरे दिमाग में थॉट्स चल रही होती हैं वो इतनी पेनफुल होती हैं कि मुझे ये पेन फील नहीं होती। तो और ये उसी पेन को कम करने के लिए वो इन्फ्लिक्ट करते हैं। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है इंसान के लिए जिसका ब्रेन इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, इतनी ज़्यादा तकलीफ उसके साथ हो चुकी है कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, अब ये अपनी ही थिंकिंग उसको तंग कर रही है, तो ये पर्सनैलिटी आपकी अपनी थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, तीनों चीज़ें से रिलेटेड होती है, ठीक है। ठीक, अच्छा, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितना कॉमन हो चुका है आजकल हमारे माशरे में और कितने लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं? अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम जनरलाइज देखें तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। तो पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हर बंदे में कुछ ना कुछ होती हैं। सही। इसको डिसऑर्डर तब कहते हैं जब ये एक ख़ास लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है रिलेशनशिप्स में, वर्क एनवायरनमेंट में, आपके स्कूलिंग, आपकी वर्किंग इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तब इसको डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। यहाँ का तो कोई इस तरह की स्टडी नहीं हुई, लेकिन यूके में देखा गया है कि हर 20 में से एक बंदे को किसी ना किसी किस्म का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो ये काफ़ी कॉमन है, हर 20 में से एक अच्छा, बंदे को। फिर मेरा इसके बारे में सवाल ये उठता है कि अगर ये काफ़ी कॉमन है और हर 20 में से कितने लोगों का एक मतलब तो हर 200 में से 10 लोग आपने कैटेगराइज कर दिए, तो ये ठीक भी होता है कि नहीं होता, या ऐसे ही चलता रहता है कि बहुत पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे पर्सनैलिटी एक बंदे की बनी हुई है और वो डिफरेंट चीज़ों से बन रही होती है। पर्सनैलिटी बचपन से पैदा होते ही बनना शुरू हो जाती है, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी सराउंडिंग्स पे, आपके अर्ली लाइफ इवेंट्स पे, आपके जो उस टाइम का चाइल्डहुड इवेंट्स हैं, आपकी पेरेंटिंग किस तरह की हुई, आपकी स्कूलिंग किस तरह की हुई, इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो शुरू से तब से पर्सनैलिटी बनने का अमल शुरू हो चुका होता है, ठीक है। अब अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड है, यानी कि पर्सनैलिटी बनी ही ख़राब है, तो एक तरह से वो यही सामने आता है कि पर्सनैलिटी इसी तरह चलेगी। लेकिन देखा गया है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं 30-40 ईयर्स तक इनकी पीक रहती है और उसके बाद ये खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जो सेल्फ हार्म की हमने बात की, या बहुत ज़्यादा एंगर या फिर कुछ इस तरह के इश्यूज, तो इसका क्या मतलब है हमें 30-40 ईयर तक नहीं, अगर ये बहुत नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं फिर तो आपको डेफिनेटली किसी को कंसल्ट करना चाहिए। अगर सिर्फ ट्रेट्स हैं और वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही तो उसके साथ चला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स
सामने नहीं आते, वो यही समझा जाता है ये तो इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा, ये तो शुरू से ही ऐसा था, शुरू से ही इसको बहुत गुस्सा आता था। तो सब लोग आसपास के उसको उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा समझ के उसको नॉर्मल समझते हैं कि ये इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा था, ये शुरू से ही दोस्त नहीं बनाता था, अकेला कमरे में बैठा रहता था, शुरू तो से ही डॉक्टर उमा, अगर शुरू से ही लोग कहना शुरू कर देंगे जी अच्छा ये पैदाइश के बाद मतलब जब से ये इसका चाइल्डहुड गुजरा है, होश संभाला, ये ऐसा ही है, ये चिड़चिड़ा ही रहता है, तो फिर तो मेरे ख्याल कोई इलाज की तरफ आएगा ही नहीं, इसलिए तो पर्सनालिटी फिर किसी ने ठीक भी नहीं करवाना। एग्जैक्टली, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कम सामने आते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, वो शुरू से ही उसको ऐसा देख रहे होते हैं, तो वो शुरू से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल चुके होते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है जैसे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और या फिर उसको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो कोई किसी फ्रेंड से ज़्यादा देर तक बनी नहीं रहती, उसकी कोई शादी कायम नहीं रहती, इस तरह से मसले आ रहे हैं उसकी मैरिटल लाइफ में, उसके वर्क लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर कंसल्ट करना बनता है। वरना अगर इतने एरियाज इफेक्ट नहीं हो रहे तो ये इश्यूज चलते रहते हैं और वो 30-40 के बाद खुद ही सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद ब खुद रिप्रेस। अच्छा डॉक्टर उमा, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। तो नाजरीन, बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, कैसे वो वर्क प्लेस इमोशनली डिस्टर्ब इंसान को करता है और इंसान सेल्फ हार्म तक पहुंच जाता है, और फिर ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको ना भी टेक ओवर किया जाए, ना भी इसकी केयर की जाए, तो ये ग्रेजुअली 40 ईयर के बाद खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप कमेंट की सूरत में हमसे पूछिएगा, मैं डॉक्टर उमा से लाजमी उसके बारे में आपके लिए रहनुमाई लूँगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमा से हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डॉक्टर हुमा, हमें बताएं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स कितनी हैं टोटल, और किन किन कैटेगरी में आप इनको डिफ्रेंशिएट करके और डिवाइड करके बताते हैं हमें, और ताकि लोग ये समझ सकें कि वो किस प्रॉब्लम अगर उनके गिरदोरवा में किसी के साथ मौजूद है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अच्छा, इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं, 3 मेन क्लस्टर्स हैं। ठीक है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ठीक है। क्लस्टर ए को कहा जाता है कि ऑडिटी वाले बिहेवियर्स आते हैं, ऑड, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के। ठीक है। फिर क्लस्टर बी में हमारे पास आते हैं ड्रामेटिक या इमोशनल वाले एलिमेंट, और क्लस्टर सी में एंग्जाइटी रिलेटेड आते हैं। क्लस्टर ए की आगे से 3 सब कैटेगरीज हैं। क्लस्टर ए में सबसे पहले आता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और फिर स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें स्किज़ॉइड में
मिस आसान भाषा में बताएं ताकि मेरे जो व्यूज़ हैं वो आसानी से समझ सकें। अच्छा, इसमें ये जो क्लस्टर है ना, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई इमोशनल एलिमेंट नहीं है, दूसरों का गम नहीं फील करे, दूसरों की खुशी नहीं फील करे, अपनी ही दुनिया में मगन हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं, ऐसा लगता है कि लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हुए हैं, दूसरों के बारे में ग्रजेस रखते हैं कि उसने आज मेरे साथ ये किया तो अब मैं इसको मज़ा चिखाऊंगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हैं। इनको लगता है कि इनकी मैजिकल थिंकिंग होती है, इनको लगता है कि इनकी जो ये काम कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, उससे ये दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं, तीनों में कुछ इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। ठीक है। ऑड वाली यानी अजीबोगरीब, नॉर्मल से हट के, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर की ट्रेड्स थोड़ी कम देखने में मिलती हैं, इस क्लस्टर की ट्रेड्स थोड़ी कम देखने में मिलती हैं, और ये क्लस्टर अगर ट्रीट ना किया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। इस क्लस्टर में चांसेस होते हैं कि आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स में चला जाए। ठीक है। दूसरा क्लस्टर है क्लस्टर बी, जिसको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं जिसकी ट्रेड्स। क्लस्टर बी में आगे 4 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती हैं। सबसे पहले इसमें बॉर्डर लाइन आती है। बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि आपके एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्पल्सिविटी होती है, जो सोचा फ़ौरन कर लिया। फिर अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्त बनते हैं, दोस्तें बनती हैं इनकी, लेकिन वो ज़्यादा देर पा नहीं होती। अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है। और इसमें क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होता है। इनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, चाहे सारी दुनिया इनके साथ है, इनके घर वाले साथ हैं, फैमिली साथ है, फ्रेंड्स साथ हैं, लेकिन ये बिल्कुल अकेले हैं अंदर से। मेरे एक पेशेंट ने एग्जांपल दी थी कि उससे ऐसा लगता है जैसे सहरा में एक कैक्टस का पौधा है ना, वो कहता है कि जितना वो अकेला है ना उतना मैं अकेला हूँ, कि वो पूरा सहरा है और उसके अंदर एक कैक्टस का पौधा है, तो जितना वो अकेला है ना उतना ही मैं अकेला हूँ। तो क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है। ठीक है। मतलब किसी किस्म का वो अभी डिप्रेस्ड इंसान है और परेशान है कि वो अपने इतना आप को अकेला फील कर रहा है कि सब रिश्तेदारों के मौजूदगी में होने के बावजूद इनको लगता है सब छोड़ जाएंगे इनको, ये अकेले रह जाएंगे, ये अकेले ही हैं। फिर इनमें सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा होता है। इस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए ये अपने आप को हार्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत डिबिलिटेटिंग फीलिंग है, इमोशन है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और इन सब ने मुझे छोड़ देना है। और उनके फिर इसी वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्से की वजह से उनके दोस्त भी नहीं रहते, तो उनके पास नज़र भी आ रहा होता है कि ना उनके दोस्त बनते हैं ना रहते हैं, सब उन्हें छोड़ जाएंगे। तो ये चीज़ उनको सेल्फ हार्म की तरफ लेके जाती है। ठीक है। ये होते हैं बॉर्डर लाइन। फिर है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। वैसे तो हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, लेकिन इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से सारा ग्रुप इनकी तरफ मतवज्जा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं कोई ऐसी अजीबोगरीब बात या कोई जोक क्रैक कर देना। ये सेडक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि मेकअप बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई हेयर स्टाइल ऐसा बनाएंगे, कोई ड्रेसअप ऐसा करेंगे कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। इसको अगर मैं रिलेट करूं तो हम रेबल की एग्जांपल से ले सकते हैं। इन द गैदरिंग ऑफ डॉग आई ब्रिंग माय कैट्स। हाँ, एग्जैक्टली। इन द गैदरिंग ऑफ, मतलब everyone wears a shalwar कमीज, I will wear the pant coat। कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि हाईलाइट हो, ताकि सबकी नजरों में आए, ताकि सबको पता चले कि ये कोई शख्स है यहाँ पे। सही। वो ऐसा करते हैं, बहुत हाईलाइटेड मेकअप, कोई हेयर स्टाइल ऐसा बनाएंगे, सबसे हट के काम करेंगे जो ट्रेडिशनल नहीं है। तो और अगर इस तरह नहीं होता, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो ये स्वेयर एंग्जाइटी में जाते हैं, इनको परेशानी होती है कि लोग मेरी तरफ मतवज्जा क्यों नहीं हो रहे, फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। ये हिस्ट्रियोनिक है। फिर इसमें आता है नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आजकल एक ड्रामा चल रहा है, मैं टीवी पे देख रही थी, कुछ एपिसोड्स देखी थी, खास ड्रामा है। अच्छा। उसमें वो बंदा नार्सिसिज्म, ये ड्रामे का नाम खास है कि वैसे खास ड्रामे का नाम अच्छा, खास मैंने कहा खास आप बता रहे हैं। ड्रामे का नाम खास है, तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उस बंदे को। अच्छा। वो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ लव होता है इनमें, एक बहुत ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हें दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता। इनको लगता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। ये चाहते हैं कि हर कोई इनकी तारीफ़ करे, लेकिन दूसरों की ये तारीफ़ नहीं करेंगे। ठीक है। ये कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अपनी फील्ड में अच्छे भी होते हैं, क्योंकि
चाहते हैं तारीफ़ करें, तारीफ़ लेने के लिए ये हाई अचीवर्स होते हैं, ये क्लास में जैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, सबसे ज़्यादा स्कोर किया, फिर वर्क एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब लोग इनकी तारीफ़ करें। अपने बारे में बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार, कि दूसरों की फीलिंग्स को कुचल देते हैं कि दूसरे तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, दूसरों के बारे में बहुत कोल्ड, दूसरों की तारीफ़ नहीं करेंगे इनसेंसिटिव से, लेकिन अपने बारे में तारीफ़ सुनना चाहेंगे। सही। फिर सबसे आखिर में आ जाता है एंटी सोशल। एंटी सोशल क्रिमिनल जितने भी होते हैं उनमें देखा गया कि एंटी सोशल ट्रेट्स या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा ब्रूटली जैसे लोगों को मार देते हैं। जैसे मैंने अभी एक न्यूज़ सुनी थी कि एक दुबई में खातून थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से कोई झगड़ा वगैरह हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसको काट के उसकी गोश्त की बिरयानी बनाई और वो सारे नेबरहुड में तकसीम कर दी। अब कुछ इस तरह की हरकतें जो नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। जैसे एक बंदा था, हमने सुना था जावेद इकबाल शायद उसका नाम था, उसने 100 बच्चों को मारा था और वो उनको मारने के बाद एसिड में जला देता था और उनकी हड्डियां अलग कर देता था, कुछ इस तरह के काम करता था। मतलब इस तरह के काम करते हैं कि जो नॉर्मल इतना क्रिमिनल एक्ट करते हैं कि जो नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद इनको कोई गिल्ट नहीं होता। इनसे पूछे कि तुमने कोई गलत किया था, जैसे मुझे याद है क्योंकि उस टाइम वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन था, उस बंदे से पूछा गया, उसने कहा बचपन में मेरे साथ भी बुरा हुआ था, उसके साथ बचपन में ज़्यादती हुई थी, तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। उसने 100 बच्चों का कत्ल किया था और उसके बाद उसे कोई गिल्ट नहीं था। तो इनको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिमोर्स फीलिंग नहीं होती। ये लॉ ब्रेकर्स होते हैं, ये रूल्स ब्रेकर्स होते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट करते हैं, ये क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं और किसी बड़े से बड़ा क्राइम करते हैं। एक छोटा नॉर्मल जो क्राइम करते हैं ना, वो चोरी वगैरह कर ली, कुछ इस तरह का काम करते हैं, इनके क्राइम्स भी ना ज़रा सीरियस नौयत के होते हैं, तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है। अब ये क्लस्टर बी के हो गए। फिर आखिर में आता है क्लस्टर सी। सही। क्लस्टर सी में थोड़े डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी वाले पर्सनालिटी आती है। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीपीडी। अच्छा, ओसीपीडी। ये ओसीपीडी जो लोग होते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये डिटेल्स के बारे में, अगर उसने मुझे होमवर्क दे दिया, मेरी लाइन में इतने लफ्ज़ होने चाहिए और इससे आगे नहीं होना चाहिए, मेरी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरा बेड इस तरह होना चाहिए, मेरी चादर इस तरह होनी चाहिए, मेरी सेटिंग इस तरह होनी चाहिए, ज़रा सी चीज़ इधर से उधर होती है, इनको मसला होना शुरू हो जाता है। सो नहीं पाते ये लोग, चीजें उनको ठीक किए बगैर ठीक करते रहते हैं। ये किसी के साथ अगर आप इनको ग्रुप वर्क देना तो ये ग्रुप वर्क में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने तरीके से काम करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले, बहुत ज़्यादा डिटेल्स ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, कि ये इतने पर्टिकुलर होते हैं कि किसी और के सामने किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकते। इनको लगता है कि कोई और इतना पर्टिकुलर नहीं है। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद, बहुत ज़्यादा वही चीज़ें अरेंज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जैसे मैं रात के अंधेरे में उठ के भी अलमारी खोलूँ तो मुझे पता है कि मेरी वो वाली बॉटल कहाँ पे पड़ी है, मतलब ऑयल की बॉटल, वैसलीन की बॉटल, ये मतलब इन्हें पता होता है, क्योंकि उन्होंने एक सेट पैटर्न में चीज़ें रखी होती है। मेरी बुक कहाँ पे पड़ी है, मैं किसी भी टाइम उठाऊँ तो मुझे वो वाली बुक, आंखें बंद करके भी देखूँ तो मुझे पता होगा वो बुक कहाँ पे पड़ी है। फिर इसके बाद एक आती है डिपेंडेबल पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अब किसी भी बंदे पे, ये अपना कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते। अक्सर ख़वातीन आपने देखी होंगी कि पहले उनके फादर डिसीजन ले रहे होते हैं, फिर भाई फादर डिसीजन लेते हैं, शादी के बाद हस्बैंड डिसीजन लेते हैं और बुढ़ापे में उनके बच्चे बेटे डिसीजन लेते हैं। कभी खुद डिसीजन लेना ही नहीं, एक बंदा ढूंढते हैं। डिसीजन पावर नहीं होती, डिसीजन पावर नहीं, डिपेंडेंट होते हैं बुरी तरह से। और डिपेंडेंट क्या है, को डिपेंडेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो जो बंदा जिस पे ये डिपेंडेंट होते हैं ना, वो उनके छोटे से लेके बड़ा तक डिसीजन खुद करता है। कपड़े कौन से पहनने, किस कलर के कपड़े पहनने हैं, आज खाना क्या है, आज मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी ये डिसाइड नहीं कर पाते। हर चीज़ के लिए दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्होंने एक बंदा ऐसा ढूंढा होता है जिस पे ये सोलली डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक एंशियस, इसको कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है। फिर एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इनमें होती है। थोड़ी सी भी परेशानी आई तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेसर्स का सामना नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्लस्टर्स हैं, 3 क्लस्टर्स हैं, जिसमें एक में मैंने बताया कि वो ऑड
किस्म के हैं, दूसरा इमोशनल और ड्रामेटिक किस्म के हैं, और तीसरा एंजाइटी और डिप्रेशन वाले हैं। तो क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है और क्लस्टर्स को आगे सब कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। ठीक है डॉक्टर उमा, इतने ज़्यादा आपने ये क्लस्टर्स बताए A, B, C एंड देन उनके आगे भी कैटेगराइज किया आपने 3, 4 कैटेगरीज में उनको कन्वर्ट। इसी से मेरे जहन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर एक इंसान, एक शख्स एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की खसूसियात रखता है, कि जैसे क्लस्टर A की भी रखता है और फिर क्लस्टर B में से या C में से 1-2 की पर्सनैलिटीज़ को भी अपने अंदर रखता है, जैसे आपने डिपेंडेंट कहा या एंशियसपन कहा, और फिर ब्रूटली बिहेवियर भी हो उसका, और देन अगर उसको हम कंसीडर करेंगे वो लोनली रहना भी पसंद करता है और सिचुएशन में अपने आप को अकेला महसूस करता है, मतलब तीनों में से मैंने एक आपको पर्सनैलिटी या 2 बता दी। अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, वो किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है? इसको जो नॉर्मली क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है ना, वो इसलिए डिवाइड किया गया कि ऐसा कम होता है कि 2 क्लस्टर्स की खसूसियात आ रही हैं। इस तरह ज़्यादा होता है कि एक ही क्लस्टर में जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उसकी खसूसियात आ रही हैं। एक ही क्लस्टर्स में से क्लस्टर ए में ज़्यादा ऑडिटी की तरफ बिहेवियर जा रहा है, शक शुबा हो रहा है, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये 3-4 डिसऑर्डर्स हैं क्लस्टर ए में। ये हो सकता है कि उसे 3 का 3 डिसऑर्डर्स हैं, तीनों का एक आधा उसमें पर्सनालिटी का ट्रेट हो। इसी तरह क्लस्टर बी में 4 डिसऑर्डर्स डिस्कस हुए हैं, तो चारों में से किसी एक आधे का ट्रेट हो। ठीक है। और क्लस्टर सी अलग है। क्लस्टर्स में इसलिए डिवाइड किया गया कि नॉर्मली ये ओवरलैप कर रही होती हैं पर्सनालिटी की ट्रेट्स, किसी एक डिसऑर्डर में फिट इन नहीं होती, तो उसको आप क्लस्टर में फिट इन कर सकते हैं कि इस बंदे में क्लस्टर बी की ट्रेट्स ज़्यादा हैं, इस बंदे में क्लस्टर सी की ट्रेट्स ज़्यादा हैं, या इस बंदे में क्लस्टर ए की ट्रेट्स ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्लस्टर्स में हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये नहीं है कि वो ए से सी में और सी से बी में स्विच नहीं कर रहा होता, बल्कि ये हो सकता है कि एक ही मतलब क्लस्टर ए में जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब 3 से 4 कैटेगरीज हैं, उनमें वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, उसके अंदर वो सब अरेंजमेंट हो सकती है उसकी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ओरिजिनल में इसकी वजूहात कहाँ से, बेस कहाँ से स्टार्ट होती है? अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पर्सनैलिटी बच्चे के पैदा होने से ही बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। बच्चा पैदा होता है तब भी वो रिस्पॉन्सिव होता है, वो सुन सकता है, देख सकता है, तो वहीं से वो अपने आसपास के माहौल को देख रहा होता है और रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब अगर शुरू में अर्ली लाइफ में कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए हों, जैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ हो, कोई पेरेंट्स की आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हों, या पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई हो, या कुछ इस तरह के मसले मसाइल हों, अर्ली चाइल्डहुड डिफ़िकल्टीज़ हों, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और दूसरा ये देखा गया कि इनके ब्रेन में भी कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल्स आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मेनली अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स कुछ इस तरह के हुए हों, अर्ली चाइल्डहुड डिफ़िकल्टीज़ रही हों, उसकी वजह से, या ब्रेन में कुछ चेंजेस की वजह से होता है। अच्छा, इलाज क्या हमारे पास इसका कोई साइकोथेरेपी इलाज मौजूद है, या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है, या मेडिसिन के थ्रू हम इसको किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं अगर किसी में डायग्नोज हो? ये है कि सेवेरिटी देखी जाती है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो साइकोथेरेपी है। ठीक है। आपने उसे बताना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ये ट्रेट्स हैं और कैसे बने, उससे आपने उससे बात करनी है, उसका चाइल्डहुड कैसा गुजरा, बचपन में क्या रहा, कुछ, क्योंकि उसके कुछ बचपन के इवेंट्स पे उसका थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ है ना, तो वो सारी चीज़ें आपने लिंक डेवलप करवाना, और फिर उसके बाद इसमें इंडिविजुअल थेरेपी की जाती है, ग्रुप थेरेपी भी की जाती है। पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट होती है जिसे डाईइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं और साथ में ग्रुप थेरेपी भी करते हैं। तो ये थेरेपीज़ होती है जिसमें पहले तो बताया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की क्यों है, फिर आप इस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न किसी वजह से ऐसा हुआ है, आपका बिहेवियर किसी वजह से ऐसा है, आपका आप फील इस तरह कर रहे हैं वो भी किसी वजह से। तो आप इसको अपनी थोड़ी एफर्ट पुट इन करके, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके, माहिर नफ्सियात की हेल्प लेके आप इसको चेंज कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये साइकोथेरेपी से हैंडल नहीं होता, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है या फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप थ्रेट टू अदर्स हैं या फिर अपने लिए ख़तरा है, तो तब आपको मेडिकेशन की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कोई ये चांस नहीं ले सकते कि वो अपने आप को जान लेने के या देने के दर पर हो इंसान, तो फिर अपने हम आप को मेडिसिन्स कट्स लगा रहा है, करेंगे। एग्जैक्टली वो अपने आप को कट्स लगा रहा है, तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है वो डीप कट लगा ले और फिर हमारे पास कोई रिजॉर्ट ना रहे, वो गोलियां खा रहा है, समटाइम कोई बहुत ज़्यादा मकदार में कोई जानलेवा गोलियां भी खा सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें दवाइयों की हेल्प भी लेना पड़ती है ताकि उसके सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। अगर दूसरों पे शक कर रहा है और दूसरों के लिए नुकसान का बायस बन रहा है, तब भी हमें कुछ इस तरह के मेडिकेशन की हेल्प लेनी है जिससे उसका ये वाला बिहेवियर कम हो सके। ठीक, डॉक्टर हुमा आपकी रहनुमाई के लिए शुक्रिया आपका अदा करते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर करेंगे। मैं आपसे ऑन एयर ही पूछ रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे करेंगे। इसी बात के साथ आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया ये डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं और डिफरेंट इसमें कैटेगरीज होती हैं, और उसमें इंसान स्विच करता रहता है, और शायद किसी में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इसका इलाज मौजूद है जो कि इतना कोई मुश्किल नहीं। साइकोथेरेपी की मदद से, काउंसलिंग की मदद से, और साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसे टिप्स बता सकते हैं जिससे आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर सकते हैं और अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।